शो में। स्टील इंडस्ट्री बंद होने के दिहाने पर वजीर आजम फौरी रिलीफ दें वरना इंडस्ट्री बंद। स्टील इंडस्ट्री के अहम तरीन स्टेक होल्डर्स के साथ खुसूसी प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफान खान। आपने देखा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, बिलखुसूस कंस्ट्रक्शन, आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें, तो हमारी कोशिश बेनकाब में ये रही है कि हम मौजूदा हालात के पेश नजर जो माशी बदहाली का सामना है वो न सिर्फ उसको आइडेंटिफाई कर सकें बल्कि उसका हल क्या हो सकता है इस पर भी पहुंच सके। वो तमाम स्टेक होल्डर्स आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए, यानी इस मुल्क से जुड़े, हमने देखा है कि हर शहर से, हमने पूरे पाकिस्तान से तमाम स्टेक होल्डर्स से राब्ता करके उनके मसाइल, उनकी इंडस्ट्रीज के, उनके सेक्टर्स के मसाइल जाने। हमारी कोशिश सिर्फ ये रही है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें उन मसाइल को और फिर मुताल्लिका जो ओहदेदार हैं वो उन पर एक्शन ले सकें। इस प्रोग्राम के जरिए आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज भी अपना प्लेटफॉर्म उनके लिए अवेलेबल है जो अपने मौके बताती हैं। और आज हमने देखा और हम चौंके कि आज स्टील इंडस्ट्री की तरफ से, बिलखुसूस जो पाकिस्तान लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया कि उनकी इंडस्ट्री एक कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है, यानी इंडस्ट्री खुदा ना खास्ता बंद होने जा रही है। फौरी तौर पर कुछ इकदामात का मुतालबा किया गया, वजीर आजम को मुखातिब किया गया, हमाद अजहर साहब मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज को मुखातिब किया गया, रज़ाक दाऊद साहब, दीगर लोगों को इस पर जो है मुखातिब किया गया और कहा गया कि अगर आपने इस वक्त फौरी एक्शन ना लिया तो ये इंडस्ट्री जिसमें तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग मुलाजिम हैं, जिसका तकरीबन टैक्स रेवेन्यू 100 अरब तक जो गवर्नमेंट को देती है, उसके तकरीबन 60% को रिप्रेजेंट करने वाली जो बॉडी है, एसोसिएशन है, वो मुतालबा कर रही है कि एक्शन लें वरना इंडस्ट्री विल कोलैप्स, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। आखिर हालात इतने संगीन हो गए, आखिर हालात हैं क्या? और इस इंडस्ट्री का स्पेसिफिकली इंपोर्ट टैरिफ्स और अपने जो लिक्विडिटी के मसाइल हैं, जिसमें उनके जो रिफंड्स हैं और इसके अलावा डिस्काउंट रेट है, जो और मसाइल हैं, हमने आज सोचा कि इस वक्त जो है इन पर बात की जाए। हमने कोशिश की कि इस पूरी सूरत हाल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए इस प्रोग्राम में और उनसे बात की जाए। बिलखुसूस जो लार्ज स्टील प्रोडक्शन एसोसिएशन जो है उसके पैटर्न चीफ हैं अब्बास अकबर अली साहब, जो कि प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के पैटर्न चीफ हैं शेख खुर्रम इश्तियाक साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान स्टील री रोलिंग्स मिल एसोसिएशन के, हमारे साथ होंगे मौजूद। हम्माद पूनावाला साहब, जो कि सदर हैं ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के, तो ही विल बी ऑल्सो विद अस इन द स्टूडियोज। मैं अब्बास अकबर अली साहब से पहले गुफ्तगू का आगाज करूंगा। अब्बास साहब, तकरीबन 55,000 मुलाजमीन, 100 अरब गवर्नमेंट रेवेन्यूज, आज ये चौंका देने वाला इश्तिहार हमारे लिए, क्योंकि आप इंडस्ट्री का ज्यादा नो हाउ रखते हैं। क्या इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी अगर गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया तो? अब्बास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोलैप्स नहीं होने जा रही है, कोलैप्स हो गई है। इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, कोई स्टील इंडस्ट्री चल नहीं रही है। 1 टन का प्रोडक्शन और स्टील बार्स या सेक्शंस का नामुमकिन हो गया है, बिकॉज हर फैक्ट्री अंडर लॉकडाउन में है और उसको क्या नाम है जो है इजाजत नहीं है कि वो एसओपी के तहत, जो कि एसओपी पंजाब गवर्नमेंट ने, केपी गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने जो बना के दिए हैं, उसके तहत भी हमने क्या नाम है मेजर्स ले लिए हैं कि भाई हमारी इंडस्ट्री चल सके। मगर इस हाल में अभी तक हमें परमिशन मिली नहीं है इंडस्ट्री को चलाने के लिए। स्टील की इंडस्ट्री को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। स्टील के बगैर न तो बिल्डिंग तामीर हो सकती है, न तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो सकती है, न तो उससे वायर बन सकता है, न तो उससे जेम्स क्लिप बन सकती है, न तो स्टेपलर की पिन बन सकती है। एक छोटी से छोटी सुई से लेकर सरिये तक या गर्डर और चैनल तक कुछ नहीं बन सकता है। तो मेहरबानी करके हमें हुकूमत से, खास करके फेडरल गवर्नमेंट और चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर से अपील है कि हमें जल्द से जल्द खोल देना चाहिए। इसीलिए कि जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो अपने घर जब जाते हैं तो एक एक कमरे में 6-6, 8-8 लोग होते हैं, तो वो ज्यादा तकलीफ दे है। जब काम पे आएंगे
और एसओपी के तहत काम करेंगे, शाम को वापस चले जाएंगे या अपने क्या नाम है वहां पे जो लेबर क्वार्टर्स है उसके अंदर चले जाएंगे तो महफूज रहेंगे। तो इसके अंदर में क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम ये है कि मैं एक छोटी सी आयत अल्लाह मियां की कुरान शरीफ की मैं याद दूंगा, आयत नंबर 3 सूरा नंबर 145, मैं इंग्लिश में जरा ट्रांसलेट कर लेता हूं। नो वन डाइज अनलेस अल्लाह परमिट्स, द टर्म ऑफ एवरी लाइफ इज फिक्स्ड and he that desires the reward of this world, we shall give it to him, and he that desires the reward of the world to come, we shall give it to him, and we will reward the thankful। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 145। जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, हमें एहतियात करनी है, मगर इतनी भी एहतियात न करें कि पूरी मईशत बिल्कुल मनफी में चले जाए और जो इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है वो दोबारा वापस बहाल ना हो। आप देखिए बाहर के मुल्कों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनको सब्सिडी और सब दी जा रही है। हमने कुछ क्या नाम है एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट में कि हमें मदद करें, माली मदद करें, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलाउ करें, ताकि हम सब जगह, क्योंकि जब ये इंडस्ट्री चलेगी तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी, शटरिंग इंडस्ट्री चलेगी, सीमेंट इंडस्ट्री चलेगी। लोहे के बगैर कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी, लोहे के इंडस्ट्री के बगैर कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूं फेडरल गवर्नमेंट से और इमरान खान की तरफ से, इमरान खान को और अहमद अजहर साहब को और रजाक दाऊद साहब को, कि ये जो है बहुत सीरियसली लें, बिकॉज जब एक दफा इंडस्ट्री बहुत अरसे तक बंद हो जाएगी उसको दोबारा रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा मैं सोच रहा हूं कि हमारे जो कुछ मसले हैं एफबीआर के साथ वो मसले हल हो जाए और इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत दी जाए, और हमारी जो माली क्या नाम है कुछ प्रॉब्लम्स है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखकर और एफबीआर के साथ हमारे कुछ मसाइल जो साल, 1.5 साल, 2 साल से पेंडिंग में है उसको भी अगर हल कर दिया जाए तो हमारी कैश की पोजीशन जरा बेहतर हो जाएगी। सही। अच्छा, तो अब्बास साहब मैं अगर आपसे स्पेसिफिकली जान लूं, क्योंकि एक तो आपने लॉकडाउन खोलने का मुतालबा किया, वो ओवरऑल हमने देखा है कि बिजनेस जो सेक्टर है वो कर रहा है, फिर इन स्पेसिफिक जो आपके अपने जो लास्ट स्टील प्रोड्यूसर्स के हवाले से मुतालबा है, जो मैंने आपकी प्रेस रिलीज देखी उसके अंदर आपने कुछ इंपोर्ट टैरिफ्स, कुछ ड्यूटीज का जिक्र किया है, जिसमें बेसिकली आपने उन ड्यूटीज की और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने की बात की है। फिर आपने ये भी कहा है कि बिल्कुल सही कहा है कि 1 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकती अनलेस आपकी जो स्टील बार्स हैं वो लॉन्ग स्टील बार्स या वो जो इस वक्त वो प्रोड्यूस ना हो। दैट इज अ फैक्ट। अब आपका टैक्सेशन के हवाले से या जो ड्यूटीज है उसके हवाले से मुतालबा क्या है हुकूमत पाकिस्तान से? देखिए, हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है कि जो बेसिक रॉ मटेरियल है हमारा जी, जो पाकिस्तान में नहीं बनता है उसके ऊपर कंप्लीट ड्यूटीज और टैक्सेस फ्री कर देनी चाहिए, जीरो कर देनी चाहिए। बिकॉज आज अगर क्या नाम है जो डॉलर है 155, 160 के अंदर में चला गया था, 170 भी चला गया था, जिसके अंदर से जो लोग जो क्या नाम है इन्फ्लेशन भी उससे बढ़ेगा। हमें ये चाहिए कि ये जितने भी बेसिक रॉ मटेरियल्स है उसके ऊपर जीरो करें, और प्लस जो क्या नाम है अभी इंडस्ट्री फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमारा है, हुकूमत की पॉलिसी है कि सेव $1, दैट मींस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मेक इन पाकिस्तान, मेक इन पाकिस्तान। और दूसरा जो गवर्नमेंट का मंशूर है वो है अर्न $1। इसका मतलब ये एक्सपोर्ट को बढ़ाए। तो लिहाजा कोई भी ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पे और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पे इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं करनी चाहिए, उसको कम नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं दूसरी बात जो टैक्सेशन के बारे में वहीं पर रहनी चाहिए। सही है, मैं इस मुतालबे पर भी और टैक्सेशन के मुतालबे पर भी आपसे मजीद बात भी करूंगा, और हमारे साथ हमाद पूनावाला साहब आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हैं, वो भी साथ हैं, तो उन्होंने भी कुछ मुतालबात किए हैं। वो मुतालबात भी कुछ टैक्सेशन के हवाले से हैं, जो इस पर टैक्सेशन है उस पर उन्होंने सेल्स टैक्स पर और दीगर मामलात पर प्रोपोजिशंस दिए हैं। आज आप देख रहे हैं
पहली बार खुसूसी तौर पर स्टील इंडस्ट्री के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरर्स, इसके अलावा आयरन जो मर्चेंट एसोसिएशन है और फिर जो री रोलिंग एसोसिएशन है, वहां के नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने खुसूसी तौर पर आप देख रहे हैं कि जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरर्स, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री कोलैप्स हो चुकी है, होने नहीं जा रही। उन्होंने कुछ मुतालबात अहम तरीन रखे हैं वज़ीर साहब के सामने, मुताल्लिका इंडस्ट्रीज के सामने। जो स्टील इंडस्ट्री है ओवरऑल, आज आप जान रहे हैं इस प्रोग्राम में कि सूरत हाल जिसका सामना उनको है और अब उनके मुतालबात यहां से क्या हैं। आपको ये बताते चले कि कुछ ही दिन कबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट की थी कंस्ट्रक्शन पैकेज की, और उसके बाद वो एक ऑर्डिनेंस की सूरत इख्तियार कर गया। तो वज़ीर आज़म साहब की तरजीहात में शामिल है कंस्ट्रक्शन, लेकिन कंस्ट्रक्शन होगी कैसे जब तक स्टील इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा। जो आप आज सुन रहे हैं, पहली बार खुसूसी तौर पर जो स्टील इंडस्ट्री के मुताल्लिकीन हैं वो तो कह रहे हैं कि पहिया रुका हुआ है। अब पहिया रुका हुआ है तो ऐसे में ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसको खोलने का भी ऐलान किया वज़ीर साहब ने, और इसके लिए इंसेंटिव्स भी ऐलान किए हैं, इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस ऐलान किए हैं, बहुत से दीगर मामलात ऐलान किए हैं, तो वो किस तरह काम करेंगे, ये भी बुनियादी सवाल है। अब हम जानते हैं इस वक्त हमाद पूनावाला साहब से, जो कि ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन है, हमें ज्वाइन करें। अब हमाद पूनावाला साहब, आपकी नज़र में मैं पहले यही जानना चाहूंगा कि आपने जो मुतालबात किए मेरे सामने है, आपने 17% से 12% कहा है जी GST कर देना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि जो हार्ड रोल मटीरियल है उस पर, जो बेसिक रॉ मटेरियल है उसके ऊपर आप ड्यूटीज कम करने को कह रहे हैं, आप कि उस पर कम कर दी जाए, और इस तरह से इनकम टैक्स, जो एडवांस इनकम टैक्स है उसको 6% से करके 3% कर दिया जाए। क्यों है ये मुतालबात आपके, क्यों आप ये चाहते हैं कि करें, और ना हो तो क्या नुकसान है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने स्टील इंडस्ट्री के बारे में कोई बात की। अनफॉर्चुनेटली स्टील इंडस्ट्रीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा था। इससे पहले जब रिलीफ पैकेजेस की बात हुई तो उसमें स्टील और सीमेंट को जो है वो इग्नोर किया गया। अनफॉर्चुनेटली सब बात करते हैं कि स्टील इंडस्ट्री की बर्बादी की, तो मैं समझता हूँ अब्बास साहब ने जो बात की मैं उसको बिल्कुल सेकंड करूँगा कि बर्बाद हो चुकी है। इंडस्ट्री भी बर्बाद हो चुकी है, इसके ट्रेडर्स भी बर्बाद हो चुके हैं, इसके इंपोर्टर्स भी बर्बाद हो चुके हैं। इसके हवाले से कोई भी ऐसा रिलीफ पैकेज हमें नज़र नहीं आया। जो मैं आपको ड्यूटी की बात कर रहा हूँ उसमें मैं RD की बात कर रहा हूँ। RD जो है अब्बास साहब पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं उस पर RD का लगना जो है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बिल्कुल हमारी समझ से बाहर है कि RD क्यों लगी गई है इसके ऊपर, और ये चंद सालों से जो है ली जा रही है, जिससे कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। 12.5 से लेकर 17.5% RD ली जाती है बेसिक प्रोडक्ट के ऊपर। RD इस वक्त ली जाती है जब आपकी कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो और इम्पोर्ट को आपको रोकना हो। तो स्टील मिल के बंद होने के बाद जो बेसिक प्रोडक्ट हैं उसके अंदर कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही, तो RD लगना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही अहमकाना फैसला है, और RD को फौरी तौर पे जो है हम डिमांड करेंगे कि फौरी तौर पे RD को कम से कम हटाया जाए ताकि लोगों को कुछ तो रिलीफ मिले। ठीक है, लेकिन हमारे साहब ये जो आपने इसके साथ साथ टैक्स में भी कमी का मुतालबा किया और आपने एडवांस इनकम टैक्स को भी कहा है 3% कर दिया जाए। जी, टैक्सेस के अंदर अब 17% से हमने डिमांड की कि 17% से इसको 12% किया जाए, क्योंकि लोगों को जो डैमेजेस हुए हैं जो लॉकडाउन की वजह से, और कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया, कम से कम इस तरह के रिलीफ मिलने चाहिए। 17% जो सेल टैक्सेस को 12% कर दिया जाए। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप ये बता सकते हैं कि अभी क्योंकि इस पैकेज के अनाउंसमेंट के बाद बिल्डर्स, डेवलपर्स, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आप आएंगे, लोग खरीदेंगे स्टील, या कुछ मामलात कुछ पिकअप हुआ है इंडस्ट्री में, कुछ रिवाइवल कहीं से कुछ उम्मीद है, कब तक होंगे, कुछ आपको लगता है जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से स्पेसिफिकली? देखिए, जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और अभी जो SOPs बनी है उसमें ग्रे कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो सरिया और सीमेंट जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें अगर सरिये की मिल्स नहीं चलेंगी, लास्ट बायर्स मौजूद नहीं होंगे, ट्रेडर्स मौजूद नहीं होंगे, दुकानें, शटर्स नहीं खुलेंगे, तो कारोबार कैसे होगा? अगर हम लॉकडाउन के ऊपर बात करते हैं, SOPs की बात करते हैं, तो लोहा एक ऐसी प्रोडक्ट है, स्टील एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसमें हम अगर दुकानदार की बात करते हैं तो वैसे ही सोशल डिस्टेंस होता है, बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, और क्रेन से या मजदूर अगर लोड करते हैं तो सोशल डिस्टेंस से ही
काम होता है। हमारा ज़्यादातर जो कारोबार होता है उसमें कस्टमर्स कोई दुकानों पर नहीं आते या फैक्ट्रीज पे, इंडस्ट्रीज पे कस्टमर्स नहीं जाते। एक तरीके से सेमी ऑनलाइन ट्रेड होता है हमारा। उसके अंदर हमें एसओपीज को कोई खास फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एसओपीज का जब हम उसका वो देखते हैं एसओपीज, तो देख के आधे से ज्यादा लोग जो है वो परेशान है कि इसके ऊपर हम किस तरीके से जो है वो साइन करें या किस तरीके से इसको फॉलो करेंगे। इसमें जरा सी गलती की गुंजाइश नहीं है। और फिर आपको पता है कि रिश्वतखोरी का बाजार सरगर्म हो जाएगा अगर दुकानदारों ने इस एसओपीज को जो है वो एग्री कर लिया तो। अच्छा, और हमारे साथ शेख खुर्रम इश्तियाक साहब जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान स्टील री रोलिंग मिल्स एसोसिएशन के, उनसे जानेंगे। शेख खुर्रम साहब, क्या इस पर इंडस्ट्री के हालात हैं? क्योंकि हमारे साथ अब्बास अकबर अली साहब मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि इंडस्ट्री हैज कोलैप्स्ड, इट विल नॉट कोलैप्स, इट हैज कोलैप्स्ड, हो चुका है कोलैप्स। और यही कुछ पूनावाला साहब भी बता रहे हैं। आपके नजदीक जो आप नुमाइंदगी कर रहे हैं स्टील री रोलिंग मिल एसोसिएशन की, सूरत हाल क्या है? वज़ीर साहब को क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुल्तान, आपने मौका दिया कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचा सकें और आवाम तक पहुंचा सकें। जैसे अब्बास साहब ने बताया, हमारी इंडस्ट्री कोलैप्स होने नहीं जा रही, कोलैप्स हो चुकी है। इसमें हमारे जो मुतालबात हैं वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो स्टील री रोलिंग इंडस्ट्री है जी, वो 400 से 450 रोलिंग मिल्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें मेजॉरिटी मेंबर्स जो हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज रोलिंग मिल्स हैं, ये मैनुअल काम यहाँ ज्यादा होता है और इनके पास अपने रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। ये री रोलेबल मटेरियल या रोल्ड बिलेट इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये इनके प्राइमरी रॉ मटेरियल्स होते हैं। इसके लिए हम बार बार कहते हैं कि जैसे जब पाकिस्तान स्टील चल रही थी 2009-10 तक, उस वक्त जिस तरह से जो कैस्केडिंग के हिसाब से कस्टम ड्यूटी थी, उसी पे वापस ले आया जाए ताकि सारी इंडस्ट्री चले। ये मजदूर जो हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, इनको इनकी रोजी से ना छीना जाए, इनको बेरोजगार ना किया जाए। हमारे सारे रॉ मटेरियल के ऊपर जितनी भी कस्टम ड्यूटी है, रेगुलेटरी ड्यूटी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, जो वक्तन ब वक्तन लगाते गए और उसको बढ़ाते गए, अनवायबल करते गए, इसको हटाया जाए ताकि मिल्स चलें। मिल्स चलेंगी, फरिया आपको सस्ता आवाम को मिलेगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी अनाउंस किया है पीएम की जो हाउसिंग स्कीम है, उसमें सस्ते मकान बनने हैं, सस्ते मकान मिलने हैं। वो कब होगा? जब जैसे बात आपका कि हमारी मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज है स्टील की, ये तभी चलेगी जब इसके ऊपर से आप ड्यूटीज हटाएंगे हमारे प्राइमरी रॉ मटेरियल्स के ऊपर से, और हमारी मिल्स चल पाएंगी। चलेंगी तो वो 10 से 15 हजार से सस्ता हो जाएगा सरिया, सस्ता माल मिलेगा आवाम को, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ने का मौका मिलेगा। ये हमारी थ्रू आउट हम अपील करते रहे हैं, अखबारों में भी हमारी अपील आई है, हमारी एफसीआर में, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, एनटीसी में, हर तरफ इस हवाले से बातचीत चल रही है। और हमारी यही पीएम साहब से, हमारे वज़ीर साहब मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज से ये अपील है कि प्लीज आप हमारी इंडस्ट्री को बचाइए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री का भी ख्याल रखिए, उनको भी जीने दीजिए जी। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि अभी ये कोविड-19 के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने जो ग्रे स्ट्रक्चर में अलाउ दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में हमारी सबकी जो हमारी अभी वो है, हमने दिया हुआ अलाउंस के लिए, उसमें हमें फौरी तौर पे अलाउ दिया जाए, पेंडिंग पड़ी हुई है। विल बी वेरी ग्रेटफुल। ये जो गरीब लोग हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए आना चाहते, उनको रोजगार मिलना चाहिए। 1.5 महीना हो गया है, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। जैसे अब्बास साहब ने कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, जिल्लत और इज्जत अल्लाह के हाथ में। खुदारा इस इंडस्ट्री को बचाएं, रोजगार दें, लोगों को चलें। हम मिलकर, हम सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग मिलकर इस मुल्क के लिए बेहतर काम की तरफ पॉलिसीज को लेकर जाएं, और हर एक के लिए, छोटे से छोटा आदमी से लेकर बड़े से बड़े आदमी की तकलीफ को दूर करने का तरीकेकार आ रहा है। सही है, ये अहम मुतालबा आपका सामने है। मैं इस ब्रेक की तरफ बढ़ता हूँ। अब्बास अकबर अली साहब से भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे पूनावाला साहब से भी गुफ्तगू होगी। और आप देख रहे हैं इस वक्त स्टील री रोलिंग मिल एसोसिएशन के जो इस वक्त वाइस चेयरमैन है, वो भी साथ प्रोग्राम में मौजूद है। हम इस ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि जो ये मुतालबा है, ये इस पर जोर पकड़ रहा है। लेकिन इस मुतालबे के साथ जुड़ी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री।
कंस्ट्रक्शन को खोलना है, लेकिन स्टील इंडस्ट्री को अगर मराद दिए बगैर कंस्ट्रक्शन चल पाएगी नहीं चल पाएगी, ये भी बड़ा बुनियादी सवाल है। फिर और लिक्विडिटी इश्यूज और डिस्काउंट रेट में कमी का मुतालबा भी किया है, वो क्या मुतालबा है लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरर्स का, ये भी हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके साथ अहम तरीन मामला आज डिस्कस हम कर रहे हैं स्टील इंडस्ट्री के साथ। आप पहली बार देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान की जो स्टील इंडस्ट्री है, हमने कोशिश की है कि हम उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस प्रोग्राम में ला सकें और उनसे बात कर सकें कि अब वो क्या मुश्किलात फेस कर रहे हैं। पस मंजर ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ऑर्डिनेंस आ चुका है। अब्बास अकबर अली साहब जो कि पैटर्न चीफ हैं पाकिस्तान लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, अब्बास साहब, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से इंडस्ट्री खोलने कंस्ट्रक्शन एक पैकेज जो बाद में ऑर्डिनेंस बनता है, और दूसरी तरफ जब हम आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं उससे तो लग रहा है कि इंडस्ट्री आपकी नहीं चल रही तो आगे कंस्ट्रक्शन भी नहीं चलनी, तो कोई उम्मीद वाबस्ता रखना दुरुस्त होगा या नहीं होगा। फिर अपने लिक्विडिटी इश्यूज पर भी थोड़ा बताइएगा, हमें आगाह कीजिएगा, स्पेसिफिकली डिस्काउंट रेट और सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट के हवाले से जो आपका एफबीआर के साथ इश्यूज हैं। अब्बास साहब देखिए खान साहब, मसले बहुत हैं जी, और मसले बहुत पुराने हैं, लिहाजा इस मसलों को हल करने के लिए दिन रात मेहनत करके ये 2-3 रोज के अंदर में फैसले हो सकते हैं, जो कि हुकूमत ने, एफबीआर ने, मिनिस्ट्रीज ने 1.5-2 साल से नहीं किए हुए हैं। कुछ इश्यूज इतने पुराने हैं, 5-6 साल पुराने, जो कि इंडस्ट्री को तबाही की तरफ ले जा रही है। अब जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 16 से 18% होता था, अब क्या नाम है जो है अब जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 6% हो गया है, और 6% होने के साथ अभी ग्रॉस लॉसेस होने शुरू हो गए हैं, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्सेस लॉसेस होने शुरू हो गए हैं। और हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में, जबकि 0% और माइनस क्या नाम है, जापान में तो -0.25% इंटरेस्ट रेट है, तो हमारे यहाँ क्यों क्या नाम है 11 था अभी 9 कर दिया। सीधा साधा आप उसको 5% पे ले आए, ताकि कम से कम इंडस्ट्री को कमर बांधने के लिए जरा कुछ संभल जाए। और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि हर साल के लिए हो, ये कम से कम 3 साल के लिए 5% शराय सूद कर दिया जाना चाहिए। दूसरा एक है जो टर्नओवर टैक्स। अब टर्नओवर टैक्स जो है 1.5% है। जैसे मैंने आपको कहा कि 6% जीडीपी के ऊपर 1.5% टर्नओवर टैक्स देकर मजीद लॉसेस में इजाफा करना है, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि 1.5% जो टर्नओवर टैक्स है वो 3 साल के लिए 0 कर दिया जाए। क्योंकि ये 0 कर देने से ये जो पूनावाला साहब है, ये जो रीरोलिंग मिल्स एसोसिएशन वाले मेरे साथी जो है यहाँ पे, उनकी पूरी जो सप्लाई चेन है वो सब 0 पे आ जाएगी, तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगा, लोग टैक्स नेट में भी आ जाएंगे और उनको माली उनको इमदाद भी मिल जाएगी जी। अब जैसे कि हमारे बैंक डिफॉल्ट हो चुके हैं, क्योंकि जैसे आप वो जानते हैं कि बैंक्स जो देते हैं FATR, फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रिसीट, FATR होते हैं 60 साल 60 महीने 90 दिन नहीं 60 दिन और 90 दिन के लिए होते हैं। हमारे सब डिफॉल्ट शुरू हो चुके हैं, और शुरू होने के बाद सब बैंकों ने कहा है कि जी हम मजीद आपको क्या नाम है फाइनेंस कर नहीं सकते हैं, तो लिहाजा बैंक डिफॉल्ट शुरू हो गया है। जो हमारा खाम माल बाहर से आता है और जिसकी क्या नाम है डॉलर की रेट 155 से लेके 170 तक हमने उसको रिलीज किया हुआ है, उसका डैमरेज है, डिटेंशन है और इंटरेस्ट रेट्स है, वो सब देकर ये इंडस्ट्री तो तबाह हो चुकी है। हमारे साथ बैठे कि जी हम इसको किस तरीके से करें। सैलरीज के ऊपर में जो वेजेस हम देते हैं, हम चाहते हैं कि हुकूमत वो सैलरीज के ऊपर में इनकम टैक्स भी 0 करे,
ताकि हमारे जो कारकुन हैं उनको भी मदद मिले संभलने के लिए, ताकि उनका भी इंटरेस्ट रेट 1 साल तक 0 कर देना चाहिए। प्लस ये जो वेजेस के लिए लो इंटरेस्ट रेट 3% पे देना है, वो उसको 0 पे होना चाहिए और ये कम से कम 2 साल तक होना चाहिए। देखिए खान साहब, मैं आपको सही तरीके से कहूँ, मेरी क्या नाम है उम्र है 75 ईयर्स ओल्ड जी, और मैं इस फील्ड के अंदर में तकरीबन 50-60 साल से ऊपर हूँ। मैं आपको सही कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री बंद हो जाने में टाइम नहीं लगता है, उसको दोबारा रीस्टार्ट करने में मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगी। एक चलती हुई इंडस्ट्री को बंद करके और दोबारा उसको खोलना वो बहुत कठिन काम है। और मेहरबानी करके मैं ये चाहूंगा कि एफबीआर हमारे साथ बैठे, मिनिस्ट्रीज हमारे साथ बैठे, क्योंकि आज देखिए चाइना इस पोजीशन में आ गया है कि दोबारा वो डंपिंग करेगा पाकिस्तान में। पूरी दुनिया को पाकिस्तान के ऊपर नजर है कि वो डंपिंग करें अपने अपने खाम माल की। तो लिहाजा हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने जालिम मुकाबला को प्रोटेक्ट करना है। और जो भी लोग कह रहे हैं कि भाई कि ये यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो भाई वो कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी। अगर यह माल जो बन रहा है उसको बनने दे और उसमें कैपेसिटी बढ़ाए। मेक इन पाकिस्तान इज द स्लोगन, मेक इन पाकिस्तान। और हम चाह रहे हैं कि ये जो मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस है, रजा दाऊद साहब हैं, हफीज शेख साहब हैं, सबके साथ हमारी जूम के अंदर में मीटिंग हुई थी। हमने पूरे ये सब चीजें उनके सामने रखी हुई है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि इसके ऊपर कब अमल होगा और हमें कब इजाजत दी जाएगी और हमें सब ये मराहत कैसे दी जाएगी ताकि हमारी इंडस्ट्री चल पड़े। देखिए मैं ये कहता हूं कि प्रॉफिट होगा तो वेल्थ क्रिएशन होगी, वेल्थ क्रिएशन होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। गुर्बत को बांटी नहीं जा सकती। एग्जैक्टली गुर्बत हम बांट नहीं सकते। हम CSR के थ्रू एजुकेशन, हेल्थ, सब में क्या नाम है हम आगे चढ़ के कर सकते हैं पूरी इंडस्ट्री, मगर गुर्बत हम बांट नहीं सकते। सही, एग्जैक्टली ये जो है इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबल करें, एग्जैक्टली बड़ी तो इन्वेस्टमेंट होगा। इंपॉर्टेंट बात जब अब्बास साहब जो आप कह रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने जो एक बात अहम की है कि डिस्काउंट रेट 5% पे होना चाहिए, इसके बगैर नई इंडस्ट्री चल सकती, बाकी मुतालबात भी काफी बचे हैं।